जब जब यूएसडी आईएनआर डिप्रिशिएट होता है यानी कि इंडियन रुपी वीक होती है, उसके बाद स्टॉक मार्केट बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देता है। ऐसा मुझे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था। तो क्या जानते हैं क्या ये बात सच है? 2008-2009 में एक यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 39 इंडियन रुपीज। वहां से रुपी वीक होते होते 51 रुपीज तक पहुंच गया था। पर उसके बाद 2009 के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट अराउंड 75% तक जंप करी थी इन द नेक्स्ट 1 ईयर। 2018 में 1 यूएसडी वाज इक्वल टू 63-64 आईएनआर। वहां से आईएनआर वीक होते होते बाय 2020 हो गया था 75-76। बट उसके बाद 2020 और 2021 में स्टॉक मार्केट ने अराउंड 48% तक ग्रोथ दिया था। इस साल 2025 से 2026 के बीच में जैसे आप देख सकते हैं आईएनआर 83-86 रुपीज से वीक होते होते अभी 95-96 तक पहुंच गया था। सो क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट बहुत बढ़िया रिटर्न्स देने वाले हैं? समझते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स के साथ और ऐसा क्यों होता है। सो होता क्या है, जब भी एक कंट्री की करेंसी वीक होती है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको लगता है कि अभी वो लोग अगर मार्केट में से एग्जिट ले लेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि जब भी $1 इज इक्वल टू 86 आईएनआर, तो जब भी वो लोग को $1 घर पे लेके जाना है तो उनको 86 रुपीज के शेयर्स बेचने पड़ेंगे। बट अगर ये वीक होते होते अभी जैसे कि आप देख सकते हैं आईएनआर 94 या 95 रुपीज हो गया अप टू फॉर $1, तो अभी $1 घर पे लेके जाने के लिए उनको 95 रुपीज के शेयर्स बेचने पड़ेंगे। सो वो लोग को इंडिया में ज्यादा स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे टू टेक बैक $1 एट होम। तो बिकॉज ऑफ दैट जब भी वो देखते हैं कि कंट्री की करेंसी गिर रही है तो एफआईज बेचना चालू कर देते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने देखा लास्ट एक साल में एफआईज ने कितने सारे उनका जो होल्डिंग्स था इंडिया में वो कम किया है। एंड फिलहाल वो लोग 14.6% उनके 14 ईयर्स के लोएस्ट पॉइंट पे है जो इंडिया के पार्टिसिपेशन में, जो ऑन एन एवरेज 18% 19% के जितना रहता था इंडिया में उनका पार्टिसिपेशन, वो भी गिर के सिर्फ 14.6% हो चुका है। जब अभी आईएनआर स्टेबिलाईज होना चालू हो जाएगा, वापस उसका करेंसी थोड़ा आईएनआर अप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एफआईज वापस इंडिया में एंटर करने के लिए उनको बहुत ज्यादा एक मोटिव मिल जाता है। क्योंकि अभी वो लोग $1 लगाएंगे तो उनको 94 या 95 रुपीज के शेयर्स मिल जाएंगे, जबकि पहले वो $1 इन्वेस्ट करते तो उनको सिर्फ 86-87 रुपीज के शेयर्स मिलते थे। सो फॉर एंटरिंग दे फील इट इज अ वेरी गुड टाइम बिकॉज इतना आईएनआर अपना डेप्रिशिएट हो चुका है। तो जब भी वो लोग को लगता है कि आईएनआर काफी हद तक डेप्रिशिएट हो चुका है, अभी यहाँ से ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं होएगा, इनफैक्ट अप्रिशिएट होगा, तो वो लोग इमीडिएटली इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे ताकि वो लोग को $1 के सामने ज्यादा शेयर्स मिल सके। एफआईज का इन्फ्लोस जितना ज्यादा बढ़ता है मार्केट में उतना ग्रोथ आता है। तो चलो एक रीजन तो ये हो गया दैट अगर आपका कंट्री का करेंसी डेप्रिशिएट होना बंद हो जाता है, स्टेबिलाईज हो जाता है, तो उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होकर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं, आपके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसके लिए आपका मार्केट जंप करता है। द सेकेंड रीजन इज दैट जब भी आपका आईएनआर वीक हो जाता है तो जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होती है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जंप आ जाता है। और इंडिया में अक्सर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड सर्विस रिलेटेड जो कंपनीज है उसमें हम लोग जो चीज एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमको ज्यादा फायदा होता है। तो उनके जो प्रॉफिट्स है वो स्टॉक मार्केट में फटाफट डिस्काउंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए वैसी कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ने लगता है। तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा? इस बार की सिचुएशन थोड़ी अलग है। बिकॉज ऑफ एआई इंडिया का जो आईटी सेक्टर का जो एक्सपोजर था यूएस में, उसमें जो उनको प्रॉफिटेबिलिटी थी वो हिट हो चुकी है। ऑल्सो यूएस के कुछ टैरिफ्स एंड यूएस में जो वीजा के ऊपर जो वो लोग ने एक्स्ट्रा फीस लगाई है जो फॉरेन वर्कर्स यूएस में काम करते हैं उनके लिए, because of that IT companies in India are not able to export as much services as they used to do it before। पहले जितना वो लोग एक्सपोर्ट करते थे सर्विसेज को उतना ज्यादा लास्ट एक साल में नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ्स एंड यूएस डिफरेंट लॉज। तो बिकॉज ऑफ दैट इस बार आईटी में शायद से हमको वो ग्रोथ या उतना ज्यादा रेवेन्यू अप देखने को नहीं मिलेगा जितना हम अक्सर देखते आए हैं। बट इस बार ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने जो बाकी देशों के साथ ट्रेड डील साइन की है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट आईटी एक्सपोर्ट्स के अलावा बाकी अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में और बाकी जो उन्होंने ट्रेड डील्स में अपना एक्सपोजर या हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं अगर इंडिया, तो उस चीज का फायदा हमें आने वाले समय में कंपनीज के ग्रोथ अर्निंग्स में दिख सकता है। ऑलरेडी इंडियन कंपनीज के जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है जो बेटर हुए हैं, जो सुधरे हैं, उनके हिसाब से उनके शेयर प्राइसेस इतने बड़े नहीं है, जो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में मार्केट उन चीजों को डिस्काउंट करके उनके प्राइसेस बढ़ाएगा। तो जैसे मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगी एंड आईएनआर जो है वो थोड़ा स्टेबलाइज होगा, तो एफआईआईज का एंट्री वापस आने की चांसेस ज्यादा है क्योंकि उनको अभी बहुत अच्छे लेवल्स पे एंट्री पॉइंट मिल रहा है इंडियन इक्विटीज में एंटर करने के लिए।
बाय वे ऑफ करेंसी एंड बाय वे ऑफ वैल्यूएशंस। कहीं एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है आईएनआर एट 95-96 एक प्लेटो फॉर्म कर देगा, उससे ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं होगा। सो अगर आईएनआर स्टेबल हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक्रेटिव ऑफर रहेगा एफआईएस के लिए टू री एंटर द मार्केट्स। एंड ऑल्सो लाइक आई मेंशन्ड कि रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, कंपनीज के कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेंगे और शेयर प्राइजेस इतने तेजी से नहीं बढ़ रहे, तो उनको वो एक वैल्यूएशन भी एक अच्छा मिलेगा टू एंटर द मार्केट्स अगेन। सो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी न्यूज़ या कोई भी डेटा पॉइंट्स देख के ज़्यादा घबराइए मत और ज़्यादा एक्साइट मत होइए। अपने इन्वेस्टमेंट्स को एटलीस्ट 4 इयर्स 5 इयर्स का होराइजन दीजिए। पिछले 2 साल चले गए जिसमें कुछ रिटर्न्स नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। आने वाले 2 साल होल्ड कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को। और अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है तो कंटिन्यूस अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। ऐसे समय पे अक्यूमुलेट कीजिए अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि जब भी मार्केट्स बढ़े तभी आपको बढ़िया रिटर्न्स मिले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।